प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय सहकारी महासम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार और सहकार मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देंगे डबल मजबूती। सहकारिता की मजबूती के लिए किए गए कदमों को गिनाया। कहा, राज्यों और केंद्र के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना हो रहा सहकारिता कानून में समानता लाने का काम। सहकारी महासम्मेलन में पीएम मोदी ने केमिकल मुक्त नेचुरल फार्मिंग को बताया सरकार की प्राथमिकता। सहकारी संगठनों से अपने जिले के 5 गांवों को 100% केमिकल मुक्त खेती के लिए चुनने की अपील। कहा, सिर्फ आटे और चावल तक सीमित नहीं है खाद्य सुरक्षा। दलहन तिलहन समेत अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में की राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरू की 3.57 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम। कहा, अमृत काल में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन बनेगा प्रमुख मिशन। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को पूरे हुए 6 साल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बावजूद किसी राज्य को नुकसान नहीं। टैक्स संग्रह में हुआ इजाफा। जून में कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने को बताया शर्मनाक। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 23 दिन के दौरान होंगी कुल 17 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील। बम बम भोले के जयकारों के साथ शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा। बालताल और पहलगाम मार्गों से भक्तों ने शुरू की यात्रा। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध। पीएम मोदी ने यात्रा को बताया हमारी विरासत का एक दिव्य और भव्य स्वरूप। कि अमृतकाल में देश के संकल्प से सिद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ने की कामना। खेल की खबरों में भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की एक और कामयाबी। डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। पीएम मोदी और खेल मंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की शुरुआत हो गई। देश में सहकारिता को नई ताकत देते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सहकारी विपणन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट और सलाहकार सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया। सहकारिता में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 2021 में सहकारिता का अलग मंत्रालय बनने से लेकर आने वाले मॉनसून सत्र में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन के बाद पीएसीज एक ही कानून से चले, इसकी तैयारी की जा रही है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देंगे। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने NCUI हाट पोर्टल का शुभारंभ भी किया। ये पोर्टल केंद्र सहकारी समितियों के लिए विकसित किया जा रहा अपनी तरह का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये मंच ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के अलावा सहकारी समितियों के उत्पादन के पंजीकरण, ब्रांडिंग और प्रचार में प्रशिक्षण देने के साथ ही डेटा के माध्यम से बिक्री बढ़ाने में सुविधा प्रदान करेगा। आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाली सहकारिता अब सरकार के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दे रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय के गठन के साथ अलग बजट का प्रावधान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति
बिल्कुल बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले किसानों को कम ही मदद मिलती थी और जो मिलती भी थी उसे बिचौलिए खा जाते थे। बीते 4 वर्षों में सिर्फ किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। इसके अलावा किसी न किसी रूप में किसानों को हर वर्ष 50,000 रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से समाप्त होती मृदा की उर्वरकता और जहरीली होती फसलों से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने सहकारिता से जुड़े लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने अपने जिले के सिर्फ 5 गांवों को रसायन मुक्त खेती के लिए तैयार करने का संकल्प लें तो इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया भर में डिजिटल लेन देन की एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को भी इसमें अग्रणी रहना ही होगा। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कंपनियों के साथ सहकारी संगठनों की तुलना नहीं की जाती थी, इससे टैक्स को लेकर विवाद बढ़ गया। पीएम मोदी के निर्देश पर करीब 15,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद सुलझाए गए हैं। शुगर मिलों के सालों से लंबित 15,000 करोड़ रुपया के टैक्स डिस्प्यूट को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने एक ही विधेयक से रिजॉल्व कर आगे पर इस तरह से डिस्प्यूट खड़े न हो, इसकी भी कानूनी व्यवस्था करी है। पीएम मोदी ने सहकारी संस्थाओं से खाद्य तेल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन की बागडोर अपने हाथों में लेने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान करते हुए सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस पावन अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में धरती कहे पुकार नामक एक प्रस्तुति के जरिए किसानों से प्राकृतिक और पारंपरिक खेती को अपनाने की अपील की गई। दिल को छू जाने वाली इस पेशकश की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सहकारिता से जुड़े लोगों से इस तरह की मंडली बनाकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का आग्रह किया। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आइए जानते हैं कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में सिकल सेल एनीमिया कार्ड दिया है, उनका क्या कुछ कहना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें सिकल सेल एनीमिया का कार्ड प्रोवाइड दिया गया है, जिसके थ्रू हम हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में हम टेबलेट जो दवाइयां हैं वो हमें मिल सकता है आसानी के साथ। प्रधानमंत्री जी से हमको सिकल सेल एनीमिया का कार्ड मिला और उसका उन्होंने महत्व पूछा। इसके द्वारा क्या करना है, तो उप स्वास्थ्य केंद्रों में हर जगह इसके माध्यम से हम अपना दवाइयां ले सकते हैं। मेरी बीमारी के बारे से पूछा उन्होंने
क्या होती है, क्या तकलीफ है, और उन्होंने कार्ड पुरस्कार के तौर पर मुझे प्रदान किया है। मैं उससे बहुत खुश हूँ और उनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई है। पीएम की तरफ से मेरे को ये साइकिलिंग का कार्ड मिला है। वो यही बोले कि बेटा इसको कंट्रोल करना है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। अगली खबर, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने नई दिल्ली के न्यू मोतीबाग स्थित आवासीय कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शुगर जांच, मुंह की जांच, कैंसर जांच की सुविधा के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स सहित पैरामेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का मकसद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हम इस दिन जो एक मेडिकल कैंप किया, इसलिए किया कि जनता के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोई छोटे छोटे चीज है, जो डायबिटीज डिटेक्शन, हाइपरटेंशन डिटेक्शन, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए कैंसर डिटेक्शन, आजकल ओरल कैंसर भी बहुत होते हैं, ओरल कैंसर डिटेक्शन ये कर रहे हैं। और स्वास्थ्य शिविर में आए स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया और घर के पास ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलने से खुशी भी व्यक्त की। मंत्री जी का हम अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया लेडीजों के लिए, और ये सैनिटरी पैड वगैरह अपनी तरफ से उन्होंने फ्री में बांट रहे हैं, और ये सबको यूज करना चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पे जो भी सुविधा दी गई है बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। हर चीज़ का, आइज़ का, डेंटल का, स्किन का, मतलब जो भी है ऑलमोस्ट सब बढ़िया लगा। गायनी के लिए भी है। अगली खबर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि स्थिति सामान्य बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। फोर्स की 40 से भी ज्यादा कंपनियां यहां आ चुकी हैं। खाद्य सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है। रिलीफ कैंप में लोगों को पहुंचाने से लेकर तमाम बाकी काम भी हो रहे हैं। जहां जहां में वल्नरेबल एरिया है उसमें सिक्योरिटी डिप्लॉय किया हुआ है, स्टेट पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया हुआ है, और अभी खेती बाड़ी का टाइम आ गया, तो जहां जहां में जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और फर्दर नुकसान, जान माल के नुकसान जाने का बंद करेंगे। ये उम्मीद में हम लोग जस्ट वी आर ट्राइंग एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 दिन हो गए, वो पहले क्यों नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह कोई राजनीतिक एजेंडा लेकर आए हों। वह आए और फिर बाजार में एक घटना हुई और भाजपा कार्यालय पर हमला किया गया। क्या वो राज्य के हालात से चिंतित होकर आए या राजनीतिक लाभ के लिए आए? उसने जो आया है ना, ये टाइमिंग मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा कुछ लेके आया हुआ लगता है। उस दिन वो आया, क्या घटना नहीं हुआ बाजार में, देखो क्या क्या सिटी के अंदर में इतना हंगामा चलाया और बीजेपी के ऑफिस को अटैक किया, नंबोल में अटैक किया, थौबाल में अटैक किया। तो सिर्फ उसके एजेंडा जो है वो मणिपुर में जो हो रहा है ये स्थिति गड़बड़, इसी के लिए आ रहा है ना, वो उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आ रहा है ना, ज़्यादा हम तो उसको पॉलिटिकली आया हुआ लगता है। इसलिए मेरे को टाइमिंग एंड सिचुएशन ठीक टाइम पे नहीं आया, तो ये मेरे को
आई डोंट सपोर्ट। उसका जो है तरीका जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता। आगे की खबरों में केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में पैदा हुई धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के दिशा निर्देशों में संशोधन किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार धान पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाभार्थी और धान पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उच्च एचपी वाले ट्रैक्टर, कटर, ट्रेडर, मध्यम से बड़ी गांठ बांधने वाली मशीन, रेकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसे मशीनों और उपकरणों के लिए परियोजना प्रस्ताव आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो धान पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती हैं। राज्य सरकारें परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परियोजना लागत की 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। उद्योग 25% का योगदान करेंगे, जबकि 10% का योगदान किसान या किसान उत्पादक संगठन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय के एक फैसले के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन पर कोई स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपए तक खर्च करता है तो उसे टीसीएस नहीं चुकाना होगा। क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस को लेकर 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियम अब 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो विदेशों में जाकर क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं। हालांकि यदि आप देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करते हैं और ये भुगतान एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 20% टीसीएस देना होगा। प्रमुख अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक लेख में पश्चिम एशिया में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला है। इसे पिछले कुछ वर्षों में इस भू राजनीतिक क्षेत्र के घटनाक्रम में भारत की अहम रोल के रूप में देखा जा रहा है। लेख में इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लेख में कहा गया है कि क्षेत्र में भारत की शक्ति को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। लेखक स्टीवन ए कुक ने अपने लेख में लिखा है कि यदि अमेरिका के पश्चिम एशियाई साझेदार वॉशिंगटन के विकल्प की तलाश में हैं तो बेहतर होगा कि नई दिल्ली इन विकल्पों में से एक हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं रह सकता, लेकिन भारत के पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की सूरत में न तो रूस और न ही चीन वो भूमिका निभा सकते हैं। लेखक ने लगभग 1 दशक पहले की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए जिक्र किया कि उस समय उनके मन में ये बात आई थी कि भारतीय पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा के 10 साल बीत जाने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। लेख में भारत और इन दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वहीं इजरायल के साथ भारत के संबंधों को लेकर लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सबसे बेहतर संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2017 में इजरायल की यात्रा करने और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1 साल बाद भारत की यात्रा किए जाने के बाद ये संबंध विशेष रूप से उच्च तकनीक और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकसित हुए हैं। कुक ने लिखा कि पहले भारतीय उद्योगपतियों के इजरायल में निवेश से परहेज के मामले में अब बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मिस्र यात्रा का उल्लेख करते हुए लेख में कहा गया है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लगभग 6 महीने पहले भारत की यात्रा की थी और वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। लेख में कहा गया है कि चीन की तरह ही भारत भी यूरोप और अफ्रीका में अपना माल भेजने के लिए मिस्र को प्रमुख द्वार के रूप में देखते हैं। लेखक ने लिखा है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को चीन के साथ
महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना रोचक है। लेख में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बीजिंग का एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी होना मददगार रहेगा, क्योंकि बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में मोदी की वॉशिंगटन यात्रा भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी, जिसमें राजकीय रात्रि भोज और कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी शामिल था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने गाजियाबाद क्षेत्र में कथित तौर पर कूड़ा डंप करने पर दिल्ली एमसीडी के ट्रकों को जब्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि गाजियाबाद में कूड़ा डंप करने के लिए रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रकों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कूड़ा फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। गाजियाबाद में जिस ढंग से दिल्ली सरकार ने कूड़ा फेंकने का एक काम कर रखा था, उसको हमने रोक लगाई है, उनके ट्रकों को जब्त किया है, चेतावनी भी दी है और भविष्य में अगर पुनरावृत्ति हो तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी को भी प्रदेश में गंदगी कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं है। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस बार की यात्रा 62 दिन की है, जिसमें सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं, जैसे घोड़े खच्चर की प्रीपेड सर्विसेज, रहने के लिए विस्तारित इंतजाम और पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग। मौसम पर नजर, जिससे समय रहते ही किसी भी आकस्मिकता को संभाला जा सके। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया श्राइन बोर्ड के कैंप डायरेक्टर रामकेश शर्मा से। आइए देखते हैं इसे। चंदनबाड़ी में श्राइन बोर्ड कैंप डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर नए कदम उठाए गए हैं। चंदनबाड़ी का पूरा ट्रैक हम आपसे समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से नए कदम यहाँ पर सहूलियत के लिए उठाए गए। ये चंदनबाड़ी का जो ट्रैक है, इसका बेसिक जो बेस कैंप है ये नुनवान में है। नुनवान से चंदनबाड़ी तक लगभग 14 किलोमीटर जो है वो व्हीकल से ट्रेवल किया जा सकता है और जो ट्रैक है वो चंदनबाड़ी से शुरू होता है, जिसकी कोई लंबाई जो है 32 किलोमीटर है। और इसके बाद जो मेन जो कैंप है वो शेषनाग आता है और उसके बाद पांचतनी के बाद केब। पहले यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें थी और अब किस तरह से नए कदम? यहाँ अब हम जो भी यात्री है वो RFI कार्ड जो है उसके बिना नहीं ट्रैक को एंटर कर सकता, जिसको हम किसी भी इवेंचुअलिटी के वक्त हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और पूरा ये एक टाइम है इसका, उसी टाइम हम छोड़ते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो यात्री जो अगले कैंप है, जो हाल्टेज है, उस पर सेफ एंड साउंड पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या यहाँ पर नया काम? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक यहाँ DRDO का हॉस्पिटल है, जो एक DRDO ने बनवाया है और 100 बेडेड है। इसमें लेटेस्ट जो क्रिटिकल केयर की वो सारी एम्बुलेंसेज भी है, एक ICU यूनिट भी है, 35 के करीब जो है ऑक्सीजनेटेड बेड है। बाकी वो है जो भी जो यात्री है जिसको कोई दिक्कत होगी हम उसको यहाँ लाते हैं। मौसम कितनी बड़ी चुनौती है और मौसम उससे निपटने के मौसम इस ट्रैक का टर्बुलेंट रहता है, लेकिन हमने ये पूरा रखा है। जो हमारा मौसम विभाग है वो हमने टाइमली इन्फॉर्म करता है और हम खुद भी देखते हैं, उसी के हिसाब से हम यात्रा छोड़ते हैं, यात्रा हाल्ट करते हैं। तमाम नए कदम उठाए गए हैं। DRDO का हॉस्पिटल तो बनाया ही गया है 100 बेडेड यहाँ पर। इसके साथ ही जो प्रीपेड सेवा यहाँ पर शुरू की गई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर सुधार किया गया है, क्योंकि 32 किलोमीटर का लंबा ट्रैक यहाँ से हो जाता है, वो अपने आप में यात्रियों को काफी सहूलियत इस वक्त दे रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, चंदनबाड़ी। जो पहला सेटअप था यहाँ का लास्ट ईयर का, इट वाज ओनली 50 बेड हॉस्पिटल। नाउ more 50 beds have been added to the facility which are residential as well as for patient care. बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो these are related to chest. We have a pulmonologist here, 2 pulmonologists here at this setting, and they are taking care of all the chest patients which are here, hypoxia, pulmonary edema, heart problems related to heart. There are so many people, so many presentations which we are facing here and effectively treated by our doctors. और अब अगली खबर, समान नागरिक संहिता यानी UCC पर मंथन का दौर लगातार जारी है। इसमें सभी हितधारकों के विचारकों को जगह दी जा रही है। सरकार ने भी समान नागरिक संहिता पर लोगों से विचार मांगे हैं।
समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। ये सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना समान रूप से लागू होगा। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोग भी समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, किसी एक समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे देश के लिए आज तक जो भी डिसीजन लिए गए वो हमारे फेवर में निकले और इंशाअल्लाह ताला ये भी फेवर में ही निकलेगा। जैसे मुसलमान ये 70-75 सालों से चिल्ला रहा था कि मुसलमानों को दूसरे नागरिकों का दर्जा मिल रहा है, मगर इस कानून के आने के बाद जो मुसलमान डिमांड कर रहे थे या सर्व समाज जो डिमांड कर रहे थे कि सारे लोग एक समान रहे और एक समान उनके साथ में कानून से व्यवहार हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत दुरुस्त कानून है। और प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं सारे समाज को मन में रखकर, सारे समाज से विचार विमर्श करके, समाज के बड़े लोगों से विचार विमर्श करके ध्यान पूर्वक और ये पूरा अच्छे तरीके से निर्णय लिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो सभी समाज के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी के लिए, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना पूरा जो नया कायदा कानून जो आ रहा है तो वो सभी के लिए बेहतर के लिए होगा, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। सिविल कोड जो यूसीसी जो हमारी सरकार जो ला रही है, काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये विरोध किस बात का है? विरोध किस बात का है? सरकार जब ये चाहती है कि कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, लेकिन विरोध किस बात का है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर है, उनको विरोध करना है कि उनको वोट की लालच है, सत्ता में उनको बैठना है, और मैं उसी का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं जो है ये कानून जो हुआ है इस पे मैं बहुत समझता हूँ, और ये जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, ये सभी मुसलमानों और हिंदुओं के सबके हित में किया है और ये सभी के लिए अच्छा है। तो सभी वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं समान नागरिक संहिता का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।